हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी कक्षा 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की क्लास रहेगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाता है, उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, ठीक है, ना वो अक्ष कहेगा ना वो निरक्ष कहेगा, वो तो ये कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम प्रस्तुत है जो हमने पहले से बना रखा है। हम इसको समझाते हैं। देखिए इधर देखो, ए और बी, ठीक है ना। अब इधर देखो सब बच्चे, ए और बी। ए बी क्या है? आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। पहले पढ़ा चुके ना हम। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है? दो विजातीय, हाँ, दो बराबर और विजातीय आवेश। यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ए और बी ये क्या है? आपका एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ए पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। ओके, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं दोनों पर स्थित। और इनका जो मध्य बिंदु नहीं, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2l। मतलब द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या ले ली हमने? 2l ले ली। अब इसका एक मध्य बिंदु है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु, जिसको क्या मान रहे हैं हम? O मान। इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। अब इस बिंदु O से कितनी दूरी पे भैया? R दूरी पे। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका? P है। ठीक है, और इसी पे क्या करना है तुम्हें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करनी है। ठीक है, इस पे क्या करना है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर ज्ञात करनी है। ओके, ये है। समझ में आ रही कि नहीं? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। यानी किसी बिंदु, क्यों कहा उसने? क्योंकि देखिएगा ये जो बिंदु यहाँ पे P है, बिंदु है ना, इसमें इस बिंदु को तुम ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, वहां भी ले सकते हो। मतलब चारों तरफ में कहीं भी आप इस बिंदु को ले सकते हो 360 के एंगल से घूम के। क्योंकि ये काय पे डिपेंड करता है? आर और थीटा पे डिपेंड करता है। काय पे डिपेंड करता है? आर और थीटा पे। ठीक है ना। आर और थीटा के मान को आप घटाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो आप 360 डिग्री के एंगल से एक पूरा चक्का लगा लोगे और ये बिंदु आप कहीं पे भी ले सकते हो। ये फायदा है हमें इससे। जैसे आर के मान को कम करते जाओगे तो बिंदु पी नीचे आता जाएगा कि नहीं? आएगा नीचे कि नहीं? आर का मान यदि आप कम करते जाओगे तो बिंदु पी नीचे आता जाएगा कि नहीं? बोलो, है नहीं आ रही समझ में? जैसे आर के मान को आप कम करोगे तो जो बिंदु यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा, और कम करोगे यहाँ आ जाएगा, और कम करोगे यहाँ आ जाएगा। आर नीचे आता जाएगा नहीं? आर का मान घटता जाएगा कि नहीं जाएगा? और आर का मान बढ़ाओगे, यदि आर का मान बढ़ाओगे, अधिक करोगे, तो बिंदु पी और दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? आर के मान को आप घटाते जाओगे, बिंदु पी नीचे आता जाएगा, आर के मान को बढ़ाते जाओगे, बिंदु पी ऊपर चला जाएगा। अब जितना आप जितनी दूरी लोगे, तो आर के मान घटाने बढ़ाने से हमें क्या मिला कि हम यहां भी जा सकते हैं, यहां से इस लाइन में कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ऐसी थीटा का मान, यदि आप थीटा का मान कम करोगे, अभी इतना है, ठीक है, इतना है थीटा का मान, थीटा का मान कम करोगे तो ये बिंदु पी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? और कम करोगे यहाँ आएगा, और कम करोगे यहाँ आएगा, और कम करोगे यहाँ आएगा, आएगा। बढ़ाओगे
अगर थीटा का मान को बढ़ाओगे तो ये बिंदु P यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ 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 यहाँ, मतलब इस प्रकार से यदि आप थीटा के मान को घटाते बढ़ाते जाओगे तो वो एक पूरा चक्कर भी लगा सकता है। ठीक है, यहाँ से कहीं भी आप बिंदु P ले लो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लो कहीं पे भी, इसमें ये फायदा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये होता है, इसलिए आर और थीटा पे डिपेंड करता है ये बिंदु P, कहीं पे भी आप ले सकते हो, बढ़ाते जाओ घटाते जाओ आर क्यू थीटा के मान को 360 डिग्री के एंगल से कहीं भी घूम जाओ। ठीक है, इतनी चीज सबको समझ में आ गई। तो हमने क्या बोला, ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो काय से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से, प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके मतलब जो द्विध्रुव के बीच की दूरी है वो क्या ले ली हमने, 2l ले ली। इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया हमने, O। तो O से हमने क्या किया, R दूरी पे एक कोई बिंदु लिया और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए, अब हमने एक चीज पढ़ी होगी पिछली क्लास में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम बार बार दोहराते भी हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, ये सब चीजें हम बता चुके, और ये क्या है, एक सदिश राशि। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, यहाँ दिशा का खेल है, वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की जो दिशा है वो क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की, यानी माइनस से कहाँ होती है, प्लस की ओर। ठीक है, तो अब ऋणावेश हमारा जे है और धनावेश हमारा जे, यानी प्लस माइनस चार्ज जे है प्लस चार्ज जे, तो दिशा कहाँ होनी चाहिए, हमारी साइड होनी चाहिए कि नहीं, पी की दिशा। तो देखिए यहाँ से पी की दिशा कहाँ है, हमारी साइड है, तो ये क्या है आपका पी वेक्टर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आघूर्ण की दिशा ये होगी, तो आघूर्ण किस दिशा में होगा, हमारी दिशा में होगा कि नहीं, आघूर्ण इस दिशा में होगा। ओके, अब सुनिए, अब हमें क्या करना है, हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लिया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसके हमें क्या करना है, दो घटक करना है। क्या करना है, हमें दो घटक करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। तो दो घटक करेंगे। ठीक है, एक तो करेंगे हम तीव्रता की दिशा में, एक क्या करेंगे हम, तीव्रता की दिशा में, और एक क्या करेंगे हम उसके लंबवत। किसके, तीव्रता की दिशा के लंबवत, यानी नीचे की तरफ हम दो घटक करेंगे। तीव्रता की दिशा वाला होता है हमेशा cos थीटा, और तीव्रता के लंबवत क्या होता है, sin थीटा, होता है कि नहीं, और तीव्रता की दिशा वाला क्या होता है, cos थीटा। तो दो घटक करेंगे। देखिए एक तो घटक हमने ये कर दिया ऊपर, देखो ये तीर का चिन्ह दिख रहा है ना आपको, सही से बना लें। ठीक है, ये तीर का चिन्ह दिख रहा है, तो ये क्या है, ओ से मतलब एक कहाँ है, ओपी की दिशा में, ओपी की दिशा में एक घटक लिया हमने और इसको क्या बोलेंगे हम, पी cos थीटा, क्या बोलेंगे, पी cos थीटा। और दूसरा क्या करेंगे हम, तीव्रता की दिशा के लंबवत, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए तो हमने यहाँ से सीधी एक डॉट डॉट में लाइन ली और यहाँ से एक लंब डाल दिया। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों की, एक ऊपर वाली रेखा एक नीचे वाली, इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये इसके क्या है, लंबवत है। तो लंबवत जो वाला घटक है वो क्या बोलेंगे, उसको पी sin थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे लंबवत वाले घटक को, पी sin थीटा। इतनी बात सबको क्लियर भाई है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फिर आगे चलें। आगे देखो, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में पढ़ी है। कितने स्थिति में पढ़ी है, दो स्थिति। कौन कौन सी, एक अक्षीय और एक क्या होती है, निरक्षीय। एक अक्षीय एक क्या होती है, निरक्षीय। अच्छा, अक्षीय स्थिति में आपने देखा होगा, देखो मैं डायग्राम बना के बता रहा है आपको कि मान लो कि ये क्या है आपका बी है, ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु ओ है और ये आपका क्या है, ए है, राइट। ये ए भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो आपने बिंदु पी कहाँ लिया था, यहाँ पे लिया था कि नहीं, बिंदु पी आपने कहाँ लिया था, यहाँ पे। यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करी थी अक्षीय, की थी कि नहीं की थी, मतलब एक ही रेखा पर, एक ही अक्ष पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, अक्षीय। अक्ष वही था, अक्ष को बदला नहीं था, कि बदला था, नहीं बदला था ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने द्विध्रुव आघूर्ण के दो घटक करे, एक किया पी cos थीटा और एक किया हमने पी sin थीटा। तो पी cos थीटा आपका जो उपस्थित है, ठीक है। तो अब देखो बिंदु ओ से ये पी cos थीटा वाली जो लाइन गई वो सीधी गई बिंदु पी तक। तो बिंदु पी वाले अक्ष को बढ़ाए, उसकी लाइन को बढ़ाए, तो उसी पे होगा कि नहीं तीव्रता,
है, बिंदु P वाली लाइन पे ही टिपिटा होगी कि नहीं होगी, बताओ। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अक्ष पे चाहिए, अक्षीय स्थिति भैया, हमें अक्ष पे चाहिए। यहाँ पे देखिए टिपिटा कहाँ है, बिंदु P कहाँ है, अक्ष ही पे है कि नहीं, एक ही रेखा में। तो ये हमारा क्या है, ये P cos थीटा वाला जो अक्ष है, जहां बिंदु P है जिस अक्ष पे, उसी अक्ष पे क्या रहेगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 रहेगी कि नहीं रहेगी, अक्ष पे है यानी अक्षीय स्थिति। अब जबकि हमने निरक्ष पे क्या पढ़ा था, निरक्ष पे हमने ऐसा किया था कि जे आपका वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं, ये A है, ये क्या है B है। तो बिंदु P क्या लिया था हमने, अक्ष के लंबवत, बिंदु P कहाँ लिया था, अक्ष के लंबवत, ठीक है। तो अब ये आपका अक्ष है, ये क्या है आपका अक्ष है, इसी अक्ष पे आपने E1 मान रहे हैं हम किसको, अक्षीय स्थिति। तो इसी अक्ष पर आपने E1 ले लिया अक्ष स्थिति। अब हमें जाने इसी पे निरक्ष, क्योंकि दूसरा घटक क्या है हमारा, P sin थीटा, दूसरा घटक क्या है, P sin थीटा, वो कैसा है, लंबवत, P cos थीटा के क्या है, लंबवत है। तो P cos थीटा क्या हो गया, अक्ष पे, तो P sin थीटा कहाँ होगा, निरक्ष पे बस होगा कि नहीं होगा। अब निरक्ष में तो हमने ये पढ़ा है कि भैया बिंदु P कैसा होता है, लंबवत होता है, बिंदु P कैसा होता है, लंबवत होता है, निरक्ष में हमने ये पढ़ा। तो देखिए अब जो बिंदु P है, तो बिंदु P अक्षीय स्थिति में जो आपका E1 हो गया, तो निरक्ष स्थिति में क्या आएगा, इसके लंबवत बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, इस पे बिंदु P पर लंब डालना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको लंबवत बना दिया और नाम क्या दे दिया, E2, जो आपका क्या हो जाएगा, निरक्ष स्थिति कहलाएगी। E2 क्या कहलाएगी आपकी, निरक्ष स्थिति कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए इस अक्ष से यदि हम कोण बनाए तो कोण कितने का बनेगा, 90 का बनेगा कि नहीं, कोण 90 का बनेगा नहीं बनेगा, और निरक्षीय में 90 का तो बनता है, देखो यहाँ पे। तो अक्षीय होता है सीधा अक्ष पे, और निरक्षीय क्या होता है, लंबवत, ठीक है। वैसे हमें निरक्ष पे, निरक्षीय स्थिति हमें यहाँ निकालनी थी, क्योंकि P sin थीटा का निकालना है, लेकिन एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, अलग अलग तो दो बिंदु हो नहीं सकते, हमें तीव्रता निकालनी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है किसी भी बिंदु पर, यानी कोई एक बिंदु पर निकालना है। हम यदि यहाँ अक्ष निकाल लेंगे और यहाँ पर निरक्ष निकाल लेंगे तो बिंदु कितने हो जाएंगे, 2, और जो कि संभव नहीं है। जब क्वेश्चन ही नहीं बोल रहा है तो संभव कैसे हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो अक्ष और निरक्ष हमें एक ही बिंदु पे दिखाना पड़ेंगे, अक्ष और निरक्ष कैसे दिखाना पड़ेंगे, एक ही बिंदु पर। तो एक ही बिंदु पे अक्ष और निरक्ष दिखाने के लिए अक्ष तो हमने ये दिखा दिया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी घटक की दिशा में, ठीक है। और निरक्ष दिखाने के लिए हमने इसी बिंदु P पर एक लंब डाल दिया, जो हमने E2 के नाम से वहां पर E2 नाम दे दिया, जो क्या कहलाए, निरक्ष स्थिति, ठीक है। अब आपको पता है कि जे E1 है और जे क्या है, E2। तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि, तो आपने सदिश में पढ़ा होगा, ठीक है, सदिश चैप्टर में कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि ऐसा ये कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये कोई क्या होती है, 2 रेखाएं। अभी ये बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। तो हम क्या करते हैं, जब कोई 2 घटक होते हैं तो उनके बीच का क्या निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं, क्या निकालते हैं उनके बीच का, परिणामी, ठीक है। तो परिणामी फिर कैसा जाता है, ऐसा, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे मान लो कि जे क्या है, जे आपका E1 है और जे क्या है आपका E2 है, तो इसका परिणामी क्या बनेगा, E बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। E1 है, E2 है, तो इसका परिणाम E नहीं हो जाएगा। तो ऐसे हमने यहाँ पे किया, जे E1 है और जे E2 है, तो हमने इसका जी बीच से क्या बना दिया, परिणाम। तो जो सदिश राशियां होती हैं, जिनके घटक होते हैं, उनका परिणामी तो होता ही है। जैसे देखो इसमें, देखो हमने जो P है, P के 2 घटक किए, P के क्या किए हमने, 2 घटक किए, P cos थीटा और दूसरा P sin थीटा। तो अब P क्या कहलाएगा, इन दोनों घटकों का परिणामी कहलाएगा कि नहीं, P क्या कहलाएगा, इन दोनों घटकों का परिणामी कहलाएगा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम समझना है। अब देखिए, अब चलते हैं हम डेरिवेशन की ओर, बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो हमें क्या करना है, देखिए भाषा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ी सी थ्योरी माना वगैरह तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो वो आप कैसे लिखोगे, देखो चित्र को देख के, माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है, क्लियर, नहीं सॉरी, माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर
बनाए, आप इसे बताना है ना आपको। और जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतना लिख लोगे। इतना तो हमने अक्षीय में भी लिखा, निरक्षीय में भी लिखा था कि नहीं? ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, अब जो द्विध्रुव आघूर्ण P है ना, तो अब क्या करना है, P को दो घटकों में वियोजित करने पर। P को कितने घटकों में, दो घटकों में वियोजित करने पर। पहला घटक कौन सा है आपका, पहला घटक है P cos थीटा। पहला कौन सा है भैया, P cos थीटा। P cos थीटा किस दिशा में है, OP के अनुदिश। कहाँ है, OP के अनुदिश या OP की दिशा में। अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा में, ठीक है, OP के अनुदिश, राइट, ऐसा आप लिख सकते हो। और नंबर दो, दूसरा घटक कौन सा है आपका, P sin थीटा। अब P sin थीटा क्या है, OP के लंबवत, क्योंकि देखो ये OP है तो इसके लंबवत 90 के एंगल से बनाना, तो जिसके लंबवत है ये OP के लंबवत हो गया, P sin थीटा हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से OP को हम कितने जो P है विद्युत आघूर्ण, इसको हम कितने घटकों में वियोजित कर सकते हैं, दो घटकों, P cos थीटा और P sin थीटा। अब ये भी आपको पता है, हमने बताया ना कि P cos थीटा किसको दर्शाता है, अक्ष को। P cos थीटा किसको दर्शाता है, अक्ष को। और P sin थीटा किसको दर्शाता है, निरक्ष को। दर्शा रहा है कि नहीं? तो P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो अक्षीय स्थिति में होगा, और P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो निरक्षीय स्थिति में होगा। तो यहां लिखेंगे आप P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अतः P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भाषा आप लिख लेना है। अतः P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या बनेगी, E1 आएगी। तो E1 बराबर आपके पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू अक्षीय स्थिति का सूत्र आना चाहिए, हाँ 2p/r³। 2p/ कितना होता है, r³। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। तथा अब नीचे लिखना है आपको P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P sin थीटा के कारण क्या होगी आपकी, E2। E2 का आपको सूत्र आना चाहिए भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, P/r³। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? E1 हो गया और E2 हो गया, समझ गए। जब दोनों निकालने तो उसका परिणाम ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता E बराबर, तो E बराबर। अब परिणामी के लिए कक्षा 11 में आपको जाना पड़ेगा। कक्षा 11वीं में हमने अध्याय 4 में परिणामी का एक सूत्र पढ़ाया था, ध्यान है। जब दो सदिश थे, कौन सा, एक P था और एक सदिश क्या था, P और एक था Q। तो PQ का परिणामी हम कैसे निकालते थे कि √P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, निकालते हैं कि नहीं? तो वैसे ही आपको यहाँ परिणामी का आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, E2 का स्क्वायर और प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। यही है, क्यों आशीष, देखो यही है, चेक करते जाओ। क्या, ठीक है। तो E बराबर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कितना आएगा cos थीटा, ठीक है। अब तुम जो देखो कि E1 और E2 के बीच में कोण कितने का है, चित्र में देखो ना आप, ये है आपका E1 और ये क्या है E2, तो इनके बीच में कोण कितने का बन रहा, 90 बन रहा, 90 का एंगल। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। चित्र को देख के, ठीक है ना, E1 और E2 के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा E बराबर E1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, E2 का स्क्वायर और प्लस 2 E1 और कितना हो जाएगा E2 और cos 90 डिग्री।
कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपने मान रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको पता होना चाहिए cos 90 का मान कितना होता है 0, क्योंकि sin 0 का कितना होता है 0, तो cos 90 का भी क्या होगा 0। तो जब ये मान 0 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पद 0, क्योंकि ये सब गुणा में है ना, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो बचेगा क्या e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका e बराबर कितना आएगा e1 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा e2 का स्क्वायर, तो पूरे पे क्या आएगा, कितनी बचा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से मान रखना है, ठीक है। e1 और e2 के मान रखना, कटेगा तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मान रखेंगे, तो e बराबर, अब e1 का मान क्या है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और कितना है 2p/r3, इतना ही है, और पूरे पे क्या कर दो होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि e1 पे क्या है होल स्क्वायर। अब प्लस e2 का रखना है, तो प्लस e2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना आएगा p/r3, और पूरे पे क्या कर दो होल स्क्वायर, राइट, और इस पे क्या लगा दो रूट। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही, ठीक है जी। हमने क्या किया, समीकरण 1 बार 2 से मान रख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉमन का मतलब आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों जगह है, कॉमन आ सकता है। p यहाँ पे है तो p आपका यहाँ पे है, दोनों जगह p है, यानी p भी क्या आ सकता है आपका कॉमन आ सकता है, और इधर भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, तो वर्ग भी क्या आएगा आपका कॉमन आएगा, क्लियर। तो चलिए इतनी चीज हम कॉमन लेते हैं, आर क्यू, हाँ आएगा ना, साथ में आर क्यू भी आएगा कॉमन, ठीक है, आर क्यू दोनों जगह है तो वो भी कॉमन आएगा। तो चलो देखो लिखना था बोल नहीं पाए, तो ई बराबर, अब कॉमन का रहा पहले देखो, ऊपर से क्या आ रहा हो p, ऊपर से p आया कॉमन, ठीक है, इधर क्या आया p/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और इनटू इधर क्या आएगा 1/r3, इतनी कॉमन आया, इस पे क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर भी कॉमन आएगा ना, आएगा। अब ठीक है, तो फिर अंदर क्या बच रहा है, जब जे कॉमन आया तो अंदर अब क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये तो सब चला गया, केवल 2 बचा, क्या बचा आपका 2, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, ठीक है, 2 बचेगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 प्लस, एक मिनट एक चीज गलत कर रहे हैं, एक चीज गलत कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इटेस है समीकरण 1, यहाँ से देखो जी अपन ने e1 निकाली थी किसके कारण, p cos थीटा के कारण, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, साथ में cos थीटा जोड़ना है, जो जोड़ा ही नहीं है, अरे वो पूरा गलती हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ cos थीटा जोड़ दो, 21 नंबर फर्स्ट हो गया, ये निरक्ष पे था, sin थीटा जोड़ दो, थोड़ा सा याद लो, नहीं करवा दे, ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, यहाँ से ये सही है अपना, हाँ ये सही है, ये भी सही है, यहाँ से मान रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है cos थीटा लिखना है ना। चलो इसको हम थोड़ा ऐसा करेंगे रे, ये आएगा 2p cos थीटा, एक मिनट फिर से पूरा मिटा के लिख रहा है, गड़बड़ हो रहा, देखो है क्या हो गया ज्योति, e बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p cos थीटा अपॉन कितना आएगा r3 है, अब आएगा इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये छोड़ गए थे जल्दी जल्दी में, यहाँ पे कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू जी कितना आएगा p sin थीटा, ये आएगा p sin थीटा, जिनकी वजह से निकाल रहे वही चीज नहीं लिखी थी r3, और पूरे पे क्या आएगा आपका
होल स्क्वायर, राइट। इतने को क्या कर देंगे हम रूट के अंदर, ठीक है। अब ले रहे कॉमन, तो ये आपका कॉमन आ गया, इतनी चीजें आ गई। और क्या आ रहा हो तो कॉमन, अब कुछ नहीं आ रहा था है। अब लिखेंगे हाँ, इतनी चीज कॉमन आ गई। इतनी चीज कॉमन आने के बाद अब यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर देखो ब्रैकेट में 2 बचेगा और cos थीटा बचेगा है। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और cos का वर्ग क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा। फिर प्लस यहाँ से क्या, ये p निकल गया कॉमन, ये सब निकल गया, क्या बचा केवल sin थीटा। तो यहाँ पे आएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका क्या होना है, वर्ग होना है। तो sin स्क्वायर कितना आएगा थीटा, राइट। ये हो गया। और पूरे पे क्या लगा दो, रूट का चिन्ह, यहां से यहां तक, ठीक है। अब बताइए इतने में किसी को डाउट है इतने में। जो कॉमन आया उसको हमने कॉमन लिया, और वर्ग है सो वर्ग हमने लगा दिया। अंदर क्या बचा, इधर से केवल 2p को, इस पे 2 cos थीटा बच रहा था, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और cos का वर्ग cos स्क्वायर थीटा। यहाँ केवल sin थीटा बच रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा हो गया। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसको छोड़ के अभी ये देखो, इस पे वर्ग भी है और क्या है साथ में वर्गमूल है, तो इसका स्क्वायर रूट की वजह से ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि वर्ग है वर्गमूल है, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी बाहर निकलेगी, तो क्या आएगा देखिएगा, E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या आएगा 1 अपॉन आर क्यू, ठीक है। ये बाहर निकल गया कि निकल गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंदर आइए, हाँ रूट के अंदर आओ, रूट के अंदर। अब यहाँ पे इतना ब्रैकेट बचा है ना, तो देखिएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, कितने हैं 4 cos स्क्वायर थीटा है। इसको आपको तोड़ के लिखना है, क्या करना है, तोड़ के लिखना है। कैसे, हम पहले लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, कितने लिख रहे हैं हमने 3 cos स्क्वायर थीटा। तब एक cos स्क्वायर थीटा और बचा कि नहीं, तभी तो होंगे 4, तो एक और बचा, तो इसको हमने क्या कर दिया प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए इतने में कोई दिक्कत है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं। 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा हुए कि नहीं हुए, तो इसको ऐसा लिख दिया। और फिर क्या है प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो बोले कि प्लस क्या है sin स्क्वायर थीटा। ओके, इतनी चीजें समझ में आ रही। हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सर्वसमिका लग रही, क्या लग रही, यहाँ पे एक सर्वसमिका लग रही है, इसलिए किया। अब देखिए E बराबर क्या होगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कितना आएगा 0 इंटू 1 अपॉन कितना आएगा आर क्यू, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट, अच्छा ये 3 cos स्क्वायर थीटा आपका जो का तुम आएगा cos स्क्वायर क्या आएगा थीटा, ठीक है। 3 cos स्क्वायर थीटा आपका जो का तुम आएगा, और प्लस अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कितना होता साहब सम बड़ी कक्षा 10 में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलते क्या नहीं, 1। तो यहाँ पे क्या करने हम 1 रख लेंगे, ठीक। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से एक बार देखिए, आपको पता है cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, एक मिनट, हाँ इसी को अब अक्ष निरक्ष पे अलग अलग निकालेंगे। चलो देखो, ठीक है। तो यही पे क्या है आपका ये सूत्र आ गया इसका। अब हम इसके लिए अक्षीय स्थिति और निरक्ष स्थिति के लिए अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो यही क्या है E1 और E2 का परिणाम, ओके। 21 नंबर दे दो इसको ए। अब इतना हो गया, अब क्या निकालना है इसमें
चलो तीव्रता की दिशा देखते हैं। आइए, अब ये आपका परिणामी हो गया है। अब निकालना हमें तीव्रता की दिशा। दिशा कैसे निकालेंगे? तीव्रता की दिशा, क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसका परिमाण भी निकालना पड़ेगा आपको और साथ में दिशा भी निकालना पड़ेगी। तो तीव्रता की दिशा और दिशा के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं? tan अल्फा। ठीक है, जब किसी भी दो घटकों की जब हमें दिशा निकालना हो तो उसके लिए क्या लेते हैं हम? एक वो tan अल्फा लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम? tan अल्फा। tan अल्फा लिया ना? tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र होगा आपका E2 बटे E1। tan अल्फा का सूत्र होता है E2 बटे E1। अब समीकरण एक बार उसे मान रख दो तो क्या आएगा? tan अल्फा बराबर E2 का मान क्या है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इनटू कितना है? E2 यानी P sin थीटा है ना, P sin थीटा और बटे क्या था? RQ और फिर पूरे के बटे E1 का कितना है मान? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? 2P cos थीटा अपॉन कितना आ जाएगा? RQ। ये मान रख दिए समीकरण कितने से? 1 व 2 से। अब देखिए ये तो आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा P से आपका P कैंसिल हो जाएगा, RQ से RQ कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है हमारे पास? हमारे पास बचा है tan अल्फा इक्वल टू ऊपर, हाँ ऊपर sin थीटा बचा है, sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा। इतना ही बचा। अब ये तो आपको पता है 2 को छोड़ो तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा और बाई 2, या इसको 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे 1/2 tan थीटा लिख दो चाहे tan थीटा बाई 2 लिख दो। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी? आपकी दिशा। ओके, तो हमने E1 और E2 का परिणामी निकाल लिया, तो E1 और E2 की क्या निकाल ली? हमने दिशा निकाल ली। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला निकलते क्या है। इससे हमें चेक करना है कि जो हमने पढ़े थे का वहीं के वहीं निकलते हैं कि और कुछ। ठीक है, तो इसको आप विशेष परिस्थितियां भी बोल सकते हो या कुछ भी, जो भी आपको बोलना हो। तो देखो इतना देख लीजिए, हम पर वहां से मिटा रहे हैं। किसी को पूछना है इतने में? कोई डाउट है? हैं? क्यों? जी लोग कुछ भूलती नहीं है। पूछना है? पूजा, अंजलि, ज्योति, अंजलि तुम्हें पूरा आया समझ में? मिटाएं? असिस्ट मतलब नहीं पूछना। चलो ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये हम डायग्राम मिटा रहे हैं यहां से। अब देखो इसमें फॉर्मूला के खेल हैं बस, तुम्हें सूत्र आने चाहिए हर चीज के। सूत्रों का खेल है और कुछ नहीं है। सूत्र आता होगा तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद क्या है आशीष पर के आगे? 2। चलिए, बोला ना विशेष परिस्थितियां। अब देखिए विशेष परिस्थितियां में आते हैं हम। कंडीशन नंबर कितना? फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट में देखो क्या है? अक्षीय स्थिति में, काय में? अक्षीय स्थिति ले रहे हैं हम। अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब अक्षीय स्थिति में बताइए थीटा बराबर क्या होता है? अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि वे तीव्रता की दिशा, समझ रहे, और वही द्विध्रुवागुण की दिशा एक ही दिशा में है ना, तो एक ही दिशा होने के कारण थीटा का मान क्या लेंगे हम? 0। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0। थीटा बराबर कितना ले रहे हैं हम? 0। ठीक है, तो समीकरण कितने से आ जाओ? ए से।
अब समीकरण ये कहाँ है, जे है, तो इसको देखो क्या बनेगा, ई बराबर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन कितना आएगा आर क्यू, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा आपका अंडर रूट। अब अंडर रूट में ये क्या है 3 कॉज स्क्वायर थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे 3 कॉज स्क्वायर और कितने डिग्री थीटा के स्थान पे 0 डिग्री और प्लस कितना आएगा ए, ठीक है। थीटा के स्थान पे 0 रखना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान कितना होता, एक होता कॉस 0 का मान एक ही होता, कंफर्म है, ठीक है। और एक का वर्ग क्या होगा, एक का 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक होगा, होगा कि नहीं होगा, एक का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3, 3 ही हुई है। चलो तो ई बराबर 1 अपॉन पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन आर क्यू, ठीक है, अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आना है सीधा 3, डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं। एक बार फिर से देखो cos 0 का मान 1, 1 का वर्ग 1 ही, वो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 का 3 और प्लस कितना है अपने पास 1, ठीक है। तो अब बताइए, अब यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट कर दो, तीनों एक कितना होता है और रूट 4 का वर्गमूल कितना होता 2, रूट 4 का कितना होता है वर्गमूल 2। तो ई बराबर, अब देखो पी को हम लिख रहे हैं, पी को कहाँ लिख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू है, चलो यहाँ पे क्या कर दो अपन पी लिख दो, ठीक है, और बटे क्या लिख दो आर क्यू। अब जे देखो इधर तीनों 1 4 और 4 का वर्गमूल कितना आया 2, तो 2 को यहाँ लिख दो पी के साथ गुणा करके, तो 2p अपन क्या आ गया आर क्यू। अब बताइए कि अक्षीय स्थिति में यही सूत्र होता है, अक्षीय स्थिति में यही सूत्र आया था कि नहीं आया था, आया था। अब आ जाओ कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर कितना हो जाएगा सेकंड, ठीक है, ये आएगा आपका निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो लंबवत होता ही है, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 रखेंगे तो समीकरण नंबर कैसे आएगा ए से, तो फिर से निकालो ए से, ई बराबर पी अपॉन कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन सही से नहीं बना, एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन कितना आएगा आर क्यू, ठीक है। अब आइए अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा 3 कॉज स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस कितना आएगा 1, प्लस कितना आएगा आपका 1। अब देखिएगा इधर ई बराबर 1 अपॉन है, चलो 1 कहें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर क्यू, ठीक है, और अंडर रूट। अब बताइए cos 90 का मान कितना होता, 0 का वर्ग कितना होता 0 होता, और 0 का इसमें गुणा करोगे 3 में तो कितना आएगा, और 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का पी में गुणा करोगे पी ए का अंडर रूट, खत्म, एक स्टेप में सब हो गया, ठीक है। अब बताइए क्या निरक्षीय स्थिति में यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस डेरिवेशन के माध्यम से अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों का व्यंजक हम निकाल सकते हैं, और किसी भी बिंदु पर जरूरी नहीं है कि इसकी जगह फिक्स हो, इसकी कोई जगह फिक्स नहीं है, ऊपर तक जा सकते हो, नीचे तक आ सकते हो, चारों तरफ कहीं भी घूम सकते हो, आर और थीटा पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और हाँ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।